नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में घुसपैठ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ के खिलाफ अपने अभियान को फिर से तेज कर दिया है, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। इस बीच दिल्ली में एक और खबर ने बवाल मचा दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब इसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश और अवैध बांग्लादेशियों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में पोस्टर से कैसे मचा बवाल, किसने किया बांग्लादेश बायकॉट का ऐलान, क्यों 2000 दुकानों ने बंद किया एक्सपोर्ट, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत तेज क्यों। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और देश में बवाल मचा दिया है। देश के अंदर बांग्लादेश और अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने आने लगी है। खबर है कि वहां का चावल खत्म हो गया है। बांग्लादेश भले ही भारत पर आए दिन आरोप लगाता है, लेकिन हमारी मदद के बिना उसका कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खाद्य आपूर्ति संकट और बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला कर रही है। ये चावल राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बांग्लादेश सरकार के कई मंत्री भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गए हैं, या यूं कहे कि गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसके बाद भारत ने कहा जा रहा है कि अब उन पर तरस दिखाने का फैसला किया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा और धार्मिक स्थलों पर जारी हमलों को लेकर भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश का अंजाम ये हुआ कि दिल्ली में ऑटो पार्ट्स की होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने बांग्लादेश के बायकॉट का ऐलान किया। इस दुकानदारों ने बांग्लादेशियों के साथ व्यापार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित ऑटो पार्ट्स के थोक व्यापारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की वजह से पड़ोसी देश के साथ व्यापार न करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर मार्केट की कई दुकानों में बायकॉट बांग्लादेश के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनय सारंग ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमलों के खिलाफ कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट ने फैसला किया है कि पड़ोसी देश के साथ कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख विनय नारंग ने कहा कि वहां बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया है, कई हिंदू भाइयों को जान से मार दिया गया, जो कि गलत है। हमारे बाजार ने बांग्लादेश के साथ बिजनेस ठप करने का फैसला किया है। विनय नारंग ने कहा कि बांग्लादेश एक विकासशील देश है। 15 जनवरी तक कार पार्ट्स का एक्सपोर्ट रोकने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2000 दुकानों ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा के कई अस्पतालों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। अब मार्केट द्वारा पड़ोसियों से व्यापार खत्म करना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश भारत व्यापारिक संबंधों पर क्या होगा असर। कश्मीरी गेट के व्यापारियों का यह फैसला निश्चित ही बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर असर डालने वाला है। हर साल बड़ी मात्रा में कार पार्ट्स का निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है और अब इस निर्यात को रोकने से बांग्लादेश को आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो कि वो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा है। हालांकि यह कदम बांग्लादेश सरकार को एक संदेश देने या यूं कहे कि सबक सिखाने के लिए लिया गया है कि भारत में व्यापारियों के बीच इस हिंसा को लेकर गहरी नाराजगी है। कश्मीरी गेट के व्यापारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह उनके धार्मिक विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा भी है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना उनका नैतिक अधिकार है। उनका कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए उन्हें व्यापार बंद करना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट में बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे व्यापार बहिष्कार के बाद यह साफ है कि बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा भारत में व्यापक स्तर पर चिंता का विषय बन चुकी है। भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे पर आर्थिक ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका भी बन सकता है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश सरकार इस विरोध पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है और क्या वह वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाती भी है या नहीं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन।
वहीं दिल्ली और मुंबई में बांग्लादेशी कहां से आते हैं, कैसे इन शहरों में बस जाते हैं और वोटर कैसे बन जाते हैं, इसका भी खुलासा हो गया है। मुद्दा ये जानकर हैरानी होगी कि घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज दिल्ली में 20-20 रुपए में बन जाते हैं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और फर्जी इनकम सर्टिफिकेट भी सस्ते में बन जाते हैं। फिर नकली सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन भी बिना ज्यादा खर्च के हो जाता है और उसके बाद असली आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड सब कुछ बन जाने में कोई मुश्किल नहीं होती। यानी 20 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के नागरिक बन जाते हैं। बताइए कितनी चिंता की बात है। वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, वोट डालने लग जाते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं और आपके पेट पर लात मारते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 11 सदस्यों को पकड़ा। इनमें 5 बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पकड़े जाने की कहानी बिल्कुल ही फिल्मी है। हुआ ये कि 20 अक्टूबर को संगम बिहार में सिंटू शेख नाम के शख्स की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब इस मर्डर केस की जांच के दौरान उसके घर की तलाशी ली तो 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी मिले। सारे दस्तावेज असली थे। जिन लोगों के वोटर कार्ड थे, पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि चारों के चारों बांग्लादेशी हैं। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बन चुके हैं। सिंटू की उन्हें बांग्लादेश से भारत लाया था और पैसों के लेन देन के झगड़ों में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद जांच ने दिशा बदली। कैसे बनता था 7 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट? बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में लाने का काम सिंटू शेख के लिए बड़ा आसान था। सबका रोल तय था। सिंटू शेख बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराता था। ये घुसपैठिए पहले भारत और झारखंड में आकर ठहरते थे, वहां से धीरे धीरे दिल्ली आते थे। दिल्ली में सिंटू शेख इन सबको एक कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले साहिल सहगल से मिलवाता था। यहाँ 7 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट और 20 रुपए में इनकम सर्टिफिकेट बन जाता। इसी सेंटर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नकली बर्थ सर्टिफिकेट, पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट तैयार हो जाते थे। इसके बाद इन्हीं नकली दस्तावेज के आधार पर असली आधार और पैन कार्ड बन जाता था। सिर्फ दिल्ली नहीं, असम से लेकर केरल तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये है कि बांग्लादेश के जिस आतंकवादी को असम पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया, उसके तार अलकायदा से जुड़े हैं। वो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी का सक्रिय सदस्य था। इस संगठन पर भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश में प्रतिबंध है। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में अंसारुल्लाह के लिए स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार कर रहा था। महाराष्ट्र में कैसे पकड़े गए बांग्लादेशी? इसी तरह महाराष्ट्र में जो बांग्लादेशी पकड़े गए वो वोटर बन चुके थे। आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट भी डाले, लेकिन किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए मुहिम चलाई जाएगी, डिटेंशन सेंटर बनेंगे और बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशियों को पकड़ना इतना आसान है? अगर पकड़ भी लिया तो क्या उनको डिपोर्ट करना इतना आसान है? कितना मुश्किल होगा। दिल्ली में बांग्लादेशियों का सवाल सिर्फ कानूनी और तकनीकी से ही नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक से भी है। बांग्लादेश से आए मुसलमान पहले कांग्रेस का वोट बैंक थे, अब वे आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली में जब इनकी तलाश शुरू हुई, वोटर सूची से नाम कटने शुरू हुए, तो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल दाग दिए। पूछा कि जो बांग्लादेशी सीमा पार कर बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए दिल्ली आए, उन्हें गृह मंत्रालय क्यों नहीं रोक पाई? आमतौर पर देश में जब जब बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा होती है तो इसे वोट बैंक की नजर से देखा जाता है, लेकिन यह मसला बहुत बड़ा और गंभीर है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 20 साल पहले 2004 में सरकार ने संसद में बताया था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद करीब 2 करोड़ है। उस वक्त सिर्फ दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की बात कही गई थी। फिर 2013 में यूपीए की सरकार ने भी इसी तरह के आंकड़े दिए थे, लेकिन कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें पकड़कर वापस भेजने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में यह मुद्दा उठा है और अब कार्रवाई तेज हो रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि बांग्लादेशी जितने आसानी से हमारे देश में घुस आते हैं, उन्हें वापस निकालना उतना ही कठिन है, क्योंकि किसी को विदेशी साबित करना जांच एजेंसियों का काम है। घुसपैठियों के पास दस्तावेज तो होते नहीं जिससे उन्हें आसानी से घुसपैठिया साबित किया जाए। इस चक्कर में सालों साल केस चलता रहता है। बता दें कि मुंबई में पिछले 3 साल में 686 बांग्लादेशी पकड़े गए, लेकिन सिर्फ 222 को डिपोर्ट किया जा सका। बाकी केस अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर बस जाते हैं और भारत के लोगों का हक मारते हैं। इनमें से बहुत से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। चूंकि उनका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता, इसलिए आसानी से पकड़े नहीं जाते।
कुल मिलाकर ये लोग समाज और पुलिस दोनों के लिए मुसीबत बनते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि घुसपैठिए के मुद्दे पर सियासत करने के बजाय सभी पार्टियों के नेताओं को साथ आना चाहिए। घुसपैठियों को बाहर निकालने में सरकार और जांच एजेंसियों का समर्थन भी भरपूर तरीके से करना चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियो पर कमेंट करके जो बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।